नमस्कार दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके थर्ड शिफ्ट 3 जुलाई को जो हुए उसके पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि सेम फास्ट सरकारी नौकरी के ही नाम से है। यहाँ पर हमने पीडीएफ को अपलोड कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए तो अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पीडीएफ ऑन हो गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह हमारा पीडीएफ है जिसमें एक रोहित नाम का लड़का है। दोस्तों इन्होंने हमें भेजा था, क्वेश्चन भेजा था जैसे कि आर्टिकल 39 से है, आर्टिकल 28 से है। और देखिए थर्ड में सप्तऋषि के बारे में पूछा था कि ये क्या है। रूस यूक्रेन में जो वार चल रही है उसमें इंडियंस को निकालने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक गोपाल डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरीके हमको क्वेश्चन दिया है। दोस्तों एक हॉकी क्लब से क्वेश्चन था, सिख फेस्टिवल से क्वेश्चन था। दोस्तों गुड फ्राइडे किस रिलीजन से संबंधित है, यह क्वेश्चन था। बनाना की किस खेल से संबंधित है, इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। कलारी पट्टू जो है ये, इसके बारे में पूछा था। तानसेन सम्मान जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। राइका जो जनजाति है ये किस राज्य का है। दोस्तों ये पूछा था। महाभारत डांस जो है कौन सा है, पांडविनी हम लोग ये जानते हैं। दक्कन का पठार का शेप, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि सप्तऋषि क्या है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सप्तऋषि जो है दोस्तों एक तारामंडल है। सप्तऋषि जो है एक तारामंडल है जो कि उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला है। दोस्तों यह जो है उत्तरी गोलार्ध में दिखने वाला है, सप्तऋषि एक तारा है। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कालिदास सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों कालिदास सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि इस पुरस्कार को जो है क्यों शुरू किया गया। जैसा कि हम जानते होंगे कि नाम से ही पकड़ पा रहे हैं कि कालिदास यानी कालिदास जो थे महान इतिहासकार थे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहासकार थे। दोस्तों उन्हीं के नाम पर जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है प्रतिवर्ष यह पुरस्कार प्रदान करते हैं। दोस्तों यह पुरस्कार जो है प्रत्येक साल जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। दोस्तों अगर इसी में अगर पूछा जाएगा आपसे कि तानसेन सम्मान जो है किस सरकार द्वारा दिया, तानसेन सम्मान जो है किस सरकार, तो इसका भी राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका भी राइट आंसर मध्य प्रदेश ही होगा। दोस्तों तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था वो किस एक्ट के तहत हुआ था। दोस्तों मतलब कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों वो किस एक्ट के तहत हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो दोस्तों कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन 1774 में उसका एक्ट था। 1773 पूछेगा, एक्ट पूछा गया था तो 1773 इसका राइट आंसर है। दोस्तों लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट 1774 में हुआ था। दोस्तों वैसे ही आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि आरबीआई का जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है कैसे हुआ था। दोस्तों हम बताते हैं कि आरबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1934 का एक्ट था और 1935 में वो एस्टेब्लिश हुआ था। दोस्तों 1934 के एक्ट के तहत 1935 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। कौन? आरबीआई। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी का आविष्कार किसने किया है। रेडियोधर्मी का आविष्कार जो है किसने किया, इसका सही जवाब है हेनरी बैकबेरल। हेनरी बैकबेरल इसका सही जवाब है। 1896 में उन्होंने रेडियोधर्मी की आविष्कार किया। दोस्तों आगे बात करते हैं। इन्हें जो है मैरी और पियरी क्यूरी के साथ जो है 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है किनके साथ दिया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैरी और पियरी क्यूरी के साथ इनको दिया गया था। दोस्तों इनका जन्म जो है पेरिस में हुआ था। जन्म इनको फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ इनको उनकी जन्म हुई थी। दोस्तों इन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाया है। दोस्तों
अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया, पहला हॉकी क्लब इंडिया में कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। कलकत्ता इसका राइट आंसर है दोस्तों, कलकत्ता इसका सही जवाब है। बात करते हैं इनके फैक्ट के बारे में, बात करते हैं कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि भारत में पहला हॉकी क्लब 1885 से 1886 के बीच कलकत्ता में बना दोस्तों, कलकत्ता में बना। भारत में सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट जो है, भारत में सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बात करा जाए तो बेटन कप जो है 1895 में कलकत्ता में शुरू हुआ था दोस्तों। बेटन कप जो है ये फुटबॉल हॉकी से संबंधित है दोस्तों, बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है, 1895 में कलकत्ता में शुरू हुआ था दोस्तों। भारत में पहला हॉकी संघ जो है 1908 में कलकत्ता में बना दोस्तों, जिसका नाम था बंगाल हॉकी एसोसिएशन, जिसका नाम था बंगाल हॉकी एसोसिएशन। ये संघ है दोस्तों और वो क्लब था दोस्तों, तो क्लब है कलकत्ता और ये संघ का नाम है 1908 में शुरू हुआ था दोस्तों, इनका नाम है बंगाल हॉकी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, या फिर इसको ऐसे भी बोला जा सकता है दोस्तों कि 2001 से 2011 यानी 10 के जनसंख्या वृद्धि दर भारत की कितना था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बोला जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज हमारा एग्ज़ाम में यही था कि भारत का राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, यही क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है, इसमें से देख पाएंगे आपको 17.70% दोस्तों, 17.70% इसका सही जवाब है दोस्तों, आप देख पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गुड फ्राइडे जो है किस धर्म का त्यौहार है दोस्तों, गुड फ्राइडे किस धर्म का त्यौहार है दोस्तों, इसका सही जवाब है ईसाई। आगे बात करते हैं गुड फ्राइडे के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि गुड फ्राइडे जो है किस लिए मनाया जाता है। आप जानते होंगे कि कैलवरी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के कारण मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ईसा मसीह की जो मृत्यु हो गई थी कहाँ हुई थी, कैलवरी में सूली पर चढ़ाने से इनको मृत्यु हो गई थी दोस्तों। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है यह पर्व गुड फ्राइडे मनाया जाता है दोस्तों। इसको जो है शुभ फ्राइडे, गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे भी बोला जाता है दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे अन्य नाम इनका जो है ये आप देख पाएँ दोस्तों। ब्लैक फ्राइडे भी इनको बोला जाता है, ग्रेट फ्राइडे भी बोला जाता है दोस्तों, और होली फ्राइडे भी इनको बोला जाता है। और मनाया किस लिए जाता है तो ईसा मसीह जो है सूली पर चढ़े थे और उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, और उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में इस गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार का जो आकार कैसा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था एकदम हूबहू यही क्वेश्चन था इंग्लिश में। देखिए द डक्कन प्लेट्यू इज़ डैश इन शेप, द डक्कन प्लेट्यू इज़ डैश इन शेप। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्कन का पठार का आकार कैसा है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार आकार है, ट्रायंगुलर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ट्रायंगुलर इसका राइट, जिसको हिंदी में त्रिभुजाकार बोला जाता है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि दक्कन का पठार जो है, कुछ पिक्चर आप देख लीजिए पहले, आप इसको देखिए कि ये जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और थोड़ा सा पार्ट है आंध्रा का पार्ट है, यही है त्रिभुजाकार टाइप का आपको दिख रहा होगा कि दक्कन पठार यहाँ लिखा हुआ है। आप इधर देख पाएंगे, इधर जो है ईस्टर्न घाट है, इधर वेस्टर्न घाट है, इधर इंडियन डेजर्ट है दोस्तों, और ऊपर में देख पाएंगे कि नॉर्दर्न प्लेन है, और उससे भी ऊपर जाइएगा तो हिमालय रेंज है दोस्तों। चलिए ये देख पाए आप इनका आकार भी समझ पाए होंगे। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दक्कन प्लेट्यू इज़ इन साउदर्न इंडिया, यानी यह जो है साउदर्न इंडिया यानी दक्षिणी इंडिया में दोस्तों ये वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बीच में है दोस्तों। ये कहा जा रहा है इट इज़ द पेनिनसुलर रीजन, यानी ये पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, ये तीन जगह से जो है पानी से घिरे हुए स्थान को बोला जाता है पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीपीय भाग है ये दोस्तों। बिटवीन दिस रेन साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा रिवर के जो है साउथ में, आप जानते हो कि नर्मदा और तापी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकलता है दोस्तों, और गुजरात की तरफ जाकर के और यहाँ खाड़ी में यहाँ गिर रहा है दोस्तों। तो जैसा आप देखें इसी के दक्षिण में स्थित है दोस्तों दक्कन का
पठार। आगे बात करते हैं कि टू द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा एंड विंध्य रेंज। आप जानते होंगे कि सतपुरा रेंज जो है ये मध्य प्रदेश में है। सतपुरा रेंज किधर है? तो मध्य प्रदेश में है, उसी से ये बाउंडेड है, ये घिरा हुआ है दोस्तों। और विंध्य रेंज भी मध्य प्रदेश में, ये दोनों ही रेंज से ये क्या है, दक्कन प्लेट्यू घिरा हुआ है, ऐसा कहा गया है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि पेनिनसुला, इसके फैक्ट अभी बचे हुए हैं, ये फैक्ट आप देख पाएंगे। जैसा कि ए पेनिनसुला इज़ ए लैंड फॉर्म, एक पेनिनसुला जो होता है लैंड का एक फॉर्म है, डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम ए मेन लैंड एंड इज सराउंडेड बाई ऑलमोस्ट बट वाटर ऑलमोस्ट बट नॉट ऑल ऑफ इट्स बॉर्डर। मतलब कहा जा रहा है कि पेनिनसुला जो होता है एक स्थान है जो कि पानी से तो घिरा होता है, मोस्टली पार्ट इसका पानी से घिरा होता है, लेकिन ऑल बाउंड्री इसका पानी से नहीं घिरा होता। और सभी चारों तरफ से अगर पानी से घिरा हो जाएगा तो ये एक आइलैंड हो जाएगा दोस्तों, जिसको द्वीप कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मालदीव हुआ, इस तरीके का द्वीप हो जाएगा वो। तो 3 तरीके से ये पानी से घिरा होता है, सीधी बात हम लोग समझेंगे। आगे समझते हैं कि इट इज़ ऑल्सो सम टाइम डिफाइन एज पीस ऑफ लैंड बाउंडेड बाई पीस ऑफ लैंड बॉर्डर बाई वाटर ऑन 3 ऑफ इट्स साइड। मतलब 3 तरह से पानी से घिरा हुआ स्थान को पेनिनसुला कहा जाता है, यानी प्रायद्वीप हिंदी में उसको बोला जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि रैका पेस्ट्रोल कम्युनिटी बिलोंग टू, यानी रैका पेस्ट्रोल जो कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका संबंध जो है किस स्थान से है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है रैका, आर से रैका, आर से राजस्थान, इसका एकदम एक्यूरेट जवाब है दोस्तों। चलिए और भी जनजाति के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राज्य और उनके जनजाति है दोस्तों। अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो गद्दी जो है एक दोस्तों, गद्दी एक जो है चरवाहा है। उसके बाद है कि गुज्जर भी है, हिमाचल प्रदेश का है। वन गुज्जर भी कहेगा तो वो हिमाचल प्रदेश का है। खास है, लांबा है, लाहौला है, पंगवाला है, स्वांगला है, बेटा है, बेरा है, भोट है, बोध है। ये सब जो है जनजाति है हिमाचल प्रदेश की दोस्तों। आगे है, देखिए काफ़ी सारा एकदम एक जगह पर आपको एकदम निचोड़ ला करके रख दिया हूँ। आप इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आप सही कर पाइएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश की जो जनजाति है वो देखिए अंध है, साधु अंध है, भगत है, भील है, चेंचस है जिसको चेंचावर भी बोला जाता है दोस्तों, गढ़वास है, गोड है, गेंडू है, जटापूस है, कमारा है, कटनायकन है, कोलावर है, कोलम है, कोंडा है, मन्ना धोरा है, प्रधान है, रोना है, सावरस है, डम्बा एरुकुला है, नुकला है, धुलिया ठोटी है, सुगालिस है, बंजारा है दोस्तों, कोंडारेडिस है, कोंडारेडिस। देखिए बंजारा, कोंडारेडिस, कोया, बंजारा, कोंडारेडिस, कोया, मुख धोरा, वाल्मीकि, एनालिस सुगालिस। आगे है लंबाडी भी जो है एक चरवाहा है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। आप इसमें देख पा रहे हो कि अगला है जम्मू कश्मीर का एक देख पाए बकरवाल, इसको गुज्जर बकरवाल भी कहा जाता है दोस्तों, गुज्जर बकरवाल भी कहा जाता है इसको। चलिए ये भी एक चरवाहा है, भेड़ चराने वाले को गुज्जर बकरवाल वहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। बल्ती है, बेरा है, गद्दी है, गर्रा है, सोम है, पुरीगप्पा है, सिप्पी है, चांगपा है, गुज्जर है, चांगपा और गुज्जर है दोस्तों। और भी देख पाएंगे कि उत्तराखंड का है वन गुज्जर है, भोटिया है, बुक्सा है, जंसारी है, खास है, राजी है, थारू है। ये सारा ही जनजाति जो है दोस्तों आप देख पाएंगे, आप उत्तराखंड की जनजाति जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। ये अगर इतना आपको समझ आ गया दोस्तों, इतना याद हो गया तो ज़रूर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पाए होंगे दोस्तों
क्वेश्चन। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HYV, इसमें पूछा हुआ था। ये टर्म जो है क्रॉप से रिलेटेड है दोस्तों, यानी क्रॉप करने का मतलब हिंदी में इसको फसल कहते हैं, उससे रिलेटेड है दोस्तों। चलिए, ये सीड का जो टर्म है ये, इसका सही जवाब है दोस्तों एच से हाई, वाई से एल्डिंग, वी से वैरायटी। हाई एल्डिंग इसी को बोलाता है, हाइब्रिड भी बोला। हाइब्रिड सीड हम लोग कभी भी बोलते हैं दुकानदार को देने के लिए कि हाइब्रिड दीजिएगा, कहते हैं ना, वैसे ही ये है हाइब्रिड। तो इनके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, इनका सही जवाब है हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। हाई एल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड ये है ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। चलिए अब जानते हैं कि HYV क्या होता है दोस्तों। द फुल फॉर्म ऑफ HYV इज़ हाई एल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। हाई एल्डिंग वेराइटी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। दीज आर सीड ऑफ बेटर क्वालिटी देन नॉर्मल क्वालिटी सीड, यानी ये जो होता है एक बेटर क्वालिटी का सीड होता है, उसमें से है ये HYV दोस्तों। आगे बात करते हैं कि दीज सीड्स ऑफर अ गुड इम्यून सिस्टम टू कॉम्बैक्ट इंसेक्ट एंड अदर डिजीज। मतलब ये जो है बहुत सारे डिजीज़ को या फिर इंसेक्ट को ख़त्म करने के इनके पास जो होता है पावर होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में जो है डिजीज़ से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसी तरीके से यह सीड में भी क्षमता होता है जिससे वो लड़ सकता है दोस्तों। चलिए आगे जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बाउट द एडोप्शन ऑफ द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, ट्रैक्टर, इरिगेशन फैसिलिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र। जैसा कि आप देख पाएंगे कि जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हुआ था इंडिया में, यानी हरित क्रांति इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। ये इंडिया में जो है HYV सीड लाने का जो श्रेय जाता है वो इसी हरित क्रांति को जाता है। और ट्रैक्टर्स जो जानते होंगे, उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी यानी फसल को पटवन करने की जो फैसिलिटी है, उसके बाद पेस्टिसाइड्स के बारे में यानी जो कीट जो होते हैं उसको नष्ट करने के लिए पेस्टिसाइड आते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज़र जो हम लोग सॉइल में डालते हैं, खनिज पदार्थ जिसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का एक दिया हुआ योगदान है दोस्तों। इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। इंडिया में जो जानिएगा दोस्तों, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को जाना जाते हैं। ये जो है पद्म भूषण पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति है दोस्तों, आप देख पाएंगे। आगे बात करते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग जो है इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर विश्व में इंडिया को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है दोस्तों। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप देख पाएंगे कि रूस में जो है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो है भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू को हिंदी में कहा है बचावत, और ऑपरेशन मतलब राहत कार्यक्रम ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब है गंगा। ऑपरेशन गंगा इसका सही जवाब। ऑपरेशन गंगा इसका सही जवाब है दोस्तों। ऑपरेशन गंगा इसका सही जवाब। अपना शिफ्ट मैचिंग कर लीजिएगा दोस्तों, इसका सही जवाब था ऑपरेशन गंगा। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी जो है कहाँ है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी रिविनिया इसका मुद्रा है दोस्तों। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं कि ये देखिए, भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम से एक बचाव अभियान चलाया दोस्तों। ऑपरेशन गंगा नाम से एक बचाव राहत कार्यक्रम को शुरू किया गया दोस्तों इंडिया के द्वारा। अब बात करते हैं कि यह किस किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया दोस्तों। इसके बारे में देखिए, विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल थे क्योंकि रूस जो है हमारे इंडिया से बाहर है दोस्तों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो होते हैं ये फ्लाइट से रिलेटेड है दोस्तों के साथ निकट समन्वय में भारतीय छात्रों को तीव्र गति से वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है दोस्तों। इसको जो है भारतीय छात्र वहाँ पर कुछ फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ये लोग प्रयास किया, जिनके तहत जो है ऑपरेशन गंगा चलाया गया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 6000 से अधिक नागरिकों को निकालने के लिए 16 उड़ान को निर्धारित की गई दोस्तों। 16 उड़ान यानी 16 एरोप्लेन को अलर्ट किया गया लाने के लिए।
आगे बात करते हैं कि उड़ान ने रोमानिया से उड़ान भरी थी। उड़ान कहाँ से भरा गया था? रूस यूक्रेन कोई जगह से नहीं भरा गया था दोस्तों, रोमानिया से उड़ान भरा गया था। क्यों भरा गया था रोमानिया से, ये जानिए। क्योंकि यूक्रेन के जो हवाई अड्डा था वो नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया था, यानी यूक्रेन का जो एयरपोर्ट थे वो उस पर जो है नागरिक नहीं चढ़ सकते, इसके लिए वहाँ पर बंद कर दिया गया था संचालन दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस जो है महाभारत से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस जो है महाभारत से संबंधित? इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा होगा दोस्तों, लेकिन हम लोग इसके जवाब के सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे और एक एक फैक्ट को चेक करेंगे दोस्तों, और आपने क्या लगाया उसको मैच करते रहिएगा दोस्तों। पंडवानी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है दोस्तों? पंडवानी जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा डांस जो है महाभारत से संबंधित है या फिर महाभारत से प्रेरित है, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़, तो आपने जान ही लिया। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है, आप जान लीजिए। पंडवानी लोक गायन की एक शैली है, ये गायन की शैली है दोस्तों, ये जो है लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियाँ का वर्णन है दोस्तों। ये लोक गायन की शैली है जिसमें महाभारत की कहानियाँ का वर्णन शामिल है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में लोकप्रिय है, और लोकमंच का यह रूप जो है छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। ये लोकमंच का जो मुख्य रूप है इसे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शित किया जाता है, ये इसलिए इसको बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का मुख्य नृत्य, इसीलिए इसको बोला गया दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं कि हु डिस्कवरेड फूड हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को जो है हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा, यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा तो उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व बचाने के लिए कौन से मतलब साइंटिस्ट जो है आविष्कार किया था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर इसका सही जवाब है दोस्तों। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ऑल्दो, यद्यपि अपार्ट हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ प्रिजर्वेशन, इट वाज नॉट अंडरस्टूड अंटिल 1864 तक उन्होंने नहीं समझ पाया था, लेकिन उन्होंने एक नया तरीका खोज ढूंढा था। कौन? अपार्ट जो है खोज दिया था। वेन अंटिल 1864 में वो जो है अपार्ट जो है खोज दिया था तरीका, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाया था दोस्तों, उन्होंने समझ नहीं पाया था जब तक कि आप बात कर अंटिल 1864 में वेन लुईस पास्चर फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड स्पॉइलिंग एंड इलनेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फूड स्पॉइलिंग मतलब फूड का ख़राब होना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बीच में जो संबंध है, इन्होंने जब संबंध को देखा तब इन्होंने इसके बारे में समझ पाया कि आखिर ये कैसे होता है, फूड पॉइजनिंग, फूड स्पॉइलिंग कैसे होता है दोस्तों। फूड हैव वेरी डिग्री ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पॉइलेज एंड मे रिक्वायर दैट द फाइनल स्टेप ओकर इन अ प्रेशर कुकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आगे देख पाएंगे कि कलारीपयट्टू डांस जो है किस राज्य का है। कलारीपयट्टू डांस जो है किस राज्य का है दोस्तों? आप देख पाएंगे इसका लैंग्वेज अलग भी हो सकता है। हम दोनों ही लैंग्वेज में कोशिश किए कि डाल देते हैं, दोनों लैंग्वेज में हमने डाला था। इसका सही जवाब है दोस्तों केरल, इसका सही जवाब है। कलारीपयट्टू जो है केरल राज्य का जो है यह प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है दोस्तों। यह जो है मार्शल आर्ट, ये डांस मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पाएंगे इनके फैक्ट के बारे में। चलिए, कलारीपयट्टू जो है भारतीय राज्य केरल में प्रचलित एक मार्शल आर्ट का रूप है दोस्तों। कलारीपयट्टू का अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। कलारीपयट्टू का क्या अर्थ होता है दोस्तों? युद्ध के मैदान की कला, इसका अर्थ होता है। आगे जानते हैं कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है भारत में मार्शल आर्ट के संस्थापक है, इसमें माना गया दोस्तों। इस नृत्य से जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, हम वादा करते हैं कि सारा ही फैक्ट इसमें हम डाले हैं। इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बार बार क्वेश्चन। आज तक हम देख रहे हैं कि
5 से 7 बार जो है एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है दोस्तों। चलिए, कलारीपयट्टू जो है को भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप माना जाता है। सबसे पुराना मार्शल आर्ट का अगर पूछेगा एग्जाम में कि मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप जो है कौन सा है भारत में, तो कलारीपयट्टू है। ये नृत्य का एक रूप है, नृत्य का भी एक रूप है और मार्शल आर्ट का एक रूप है दोस्तों, और सबसे पुराना है एक मार्शल आर्ट का रूप। देखिए, कलारीपयट्टू जो है, अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि केरल राज्य है, तो केरल तो दक्षिण में है दोस्तों ना, का प्रयोग जो है दक्षिण भारत में राजवंशों द्वारा युद्ध की एक संहिता के रूप में किया जाता था दोस्तों। युद्ध की एक संहिता के रूप में किया जाता था। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसका अर्थ ही होता है, आपने देखा हुआ कि अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। कलारीपयट्टू का अर्थ है युद्ध की मैदान की कला। ये तो आप समझ पाया। तो पहले के राजवंश जो है इसको युद्ध संहिता के रूप में यूज किया करते थे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि कलारीपयट्टू को जो है दुनिया में सबसे अधिक जो है मार्शल आर्ट का वैज्ञानिक रूप माना जाता है। सबसे अधिक मार्शल आर्ट का वैज्ञानिक रूप किसे माना जाता है, तो कलारीपयट्टू को माना जाता है दोस्तों। चलिए, आगे हम जान पाएंगे कि कुछ राज्य और उनके कला का रूप के बारे में चलिए जानते हैं। कथकली। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, वैसे ही मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद जो है चकोर जो है, चकोर कुथू जो है यहाँ का केरल का जो है नृत्य है। उसके बाद है थेयम है, उसके बाद ओट्टम थुल्लल है। ये सभी जो है वहाँ का कला का रूप है दोस्तों। आगे बात करते हैं, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण कला रूप के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोलाट्टम है, भारतनाट्यम है, ये जितना भी रहेगा दोस्तों, कोलाट्टम, भारतनाट्यम, मोमलट्टम, चकई अट्टम, अट्टम कुछ लगा रहेगा दोस्तों, ये सभी तमिलनाडु का है दोस्तों। ये सभी तमिलनाडु का। देवर्तम, थेरुकोट्टू, ये सभी जो है तमिलनाडु का था दोस्तों। आप एक बार फिर से आप देख लीजिएगा दोस्तों इसको। लेकिन हमारे तरफ से जो हिंट्स है, अट्टम जितना रहेगा, अट्टम सभी तमिलनाडु का ही रहेगा दोस्तों। चलिए, अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि कर्नाटक में महत्वपूर्ण कला का रूप है। सबसे पहला है यक्षगान। सबसे पहला यक्षगान है दोस्तों। सोमना कुनीता है दोस्तों, सोमना कुनीता है। जंगलगी कुनीता है। सोमना कुनीता और जंगलगी कुनीता दोनों ही एक जैसा है। कृष्ण पारिजात है। कौन सा अनुच्छेद रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने से संबंधित है दोस्तों? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आप जान पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 26 इसका सही जवाब है दोस्तों। इसमें चलिए अनुच्छेद 26 में जानते हैं कि क्या होता है दोस्तों। अनुच्छेद 26 में देख पाएंगे कि अलाउज एवरी रिलीजियस ग्रुप टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। दोस्तों आप देख पाएंगे कि इसमें सभी धार्मिक ग्रुप के लोगों को एस्टैब्लिश एंड मेंटेनेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब अपने जो धर्म के जो है कोई भी इमारत अगर बना रहे धार्मिक इमारत है उसको जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। और चैरिटेबल पर्पस से वो भी होगा तो चैरिटेबल यानी उसकी भावना से होगा दोस्तों, ये कहा गया दोस्तों। यानी चैरिटेबल यानी दया का पर्पस से ये सभी होने वाला है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 26 रहा दोस्तों। इसी के तहत हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश करते हैं दोस्तों। आगे है, पूछा गया था कि पंजाब का फेस्टिवल कौन सा है दोस्तों? पंजाब का फेस्टिवल कौन सा है ये पूछा गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों होला मोहल्ला इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए पंजाब के मुख्य पर्व के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पंजाब का मुख्य पर्व है होला मोहल्ला है, बैसाखी है। इसको खालसा पंथ आप देख पा रहे हो कि करंचेज 14 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। उसके बाद 13 अप्रैल 1666 में इसको खालसा पंथ वहाँ से इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। आगे देख पा रहे हैं गुरु पर्व। आप समझ पाएंगे कि गुरु पर्व आप समझ गुरु नानक गुरु पर्व ऐसे जो जितने भी हैं सभी पंजाब से रिलेटेड है दोस्तों। आगे बात करेंगे लोहड़ी जो होता है फसल कटाई का पर्व है, ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो है 13 जनवरी को
मनाया जाता है दोस्तों। यह जो फसल का त्यौहार है, वैसे ही बैसाखी है, यह भी फसल का त्यौहार है। ये बसंत ऋतु के फसल का त्यौहार है। वैसे ही ओणम जो है केरल का जो है त्यौहार है, वो भी फसल का ही त्यौहार, लेकिन वो दक्षिणी भारत का है दोस्तों। ओणम जो है दक्षिणी भारत का है। बैसाखी जो है बसंत ऋतु में फसल कटाई के पर्व है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, भारत का जो मैनचेस्टर है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दोस्तों अहमदाबाद। इसका सही जवाब है अहमदाबाद, इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद इज़ रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑनिंग इट्स पॉपुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ज़्यादा है दोस्तों। दिस नेम वाज गिवन ड्यू टू द सिमिलरिटी बिटवीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर। जो मैनचेस्टर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दोस्तों और अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें कुछ सिमिलरिटी है दोस्तों। सिमिलरिटी मतलब एक समानता है दोस्तों, एक रूपता है उसमें, इसलिए इसका नाम भी मैनचेस्टर रखा गया है दोस्तों। चलिए अगला कहा गया कि अनुच्छेद 39 में क्या है दोस्तों। अनुच्छेद 39 में क्या है, यह क्वेश्चन था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हो सकता था दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश करता है दोस्तों। ये DPSP का है, 36 से 51 के बीच में आता है दोस्तों। इसका सही जवाब है दोस्तों आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो कि जीविका से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि यह जो है हमारे संविधान के भाग 5 का पार्ट है दोस्तों। यह आर्टिकल जो कि 36 से 51 के बीच में है और राज्य के नीति निदेशक से संबंधित है, जिसको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। वे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं दोस्तों। DPSP के तहत जो है किसी भी देश में जो है आर्थिक जो है सभी को बराबर और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है दोस्तों। आगे है नीति निर्देशक तत्व जो है ऐसे एक आदर्श है दोस्तों। हम बात कर लें कि नीति निर्देशक तत्व के अंदर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये समझ पा रहे हो कि इसका नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक आदर्श है दोस्तों। अब इसके बारे में देखते हैं। अदालत द्वारा इनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं दोस्तों। ये कानूनी रूप से कोई कार्रवाई नहीं होता है दोस्तों। इनको मानना है एक सिद्धांत है दोस्तों। DPSP क्या है, एक सिद्धांत है। चलिए देखिए आगे है 39 के ए में है, कहा गया है कि निर्देशक सिद्धांतों में से एक रूप में प्रतिपादित किया गया है जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों को निर्देशित करने की आवश्यकता है कि उसके सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है, ऐसा कहा गया है दोस्तों। आगे है अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत को बताता है दोस्तों। अनुच्छेद 39 जो है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाला नीति के कुछ सिद्धांतों को बताता है दोस्तों। यह अनुच्छेद 39 आप समझ पाए, ये जीविका से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन कहा गया है कि बनाना किक जो है किस खेल से संबंधित है। बनाना किक जो है किस खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब है फुटबॉल। इसका सही जवाब है दोस्तों फुटबॉल। चलिए जानते हैं कि फुटबॉल में क्या क्या नाम और शब्दावली इनके समझते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ जो है बनाना किक फुटबॉल है, ये फुटबॉल का इस टोटल जो हमने दिखाया फुटबॉल का है। बनाना किक जो है फुटबॉल का है, उसके बाद हेड है, उसके बाद पेनल्टी है, पेनल्टी किक है, ड्रिबल है, ऑफ साइड है दोस्तों, उसके बाद है हैट्रिक है, फाउल है, लेफ्ट आउट है, गोल है, राइट आउट है, स्टॉपर है, डिफेंडर है, मूव है, पास है, कॉमर है, बीक है, बेस लाइन है, रिबाउल्ड है, रिबाउल्ड। ये सब जो है फुटबॉल के शब्दावलियाँ हैं दोस्तों। आगे जानते हैं कि बेसबॉल के शब्दावलियाँ, इनके बारे में जानते हैं। हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले, इनको आप PDF देख लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं कि पिचर है, डायमंड है, पिचिंग है, बंटिंग है, बंटिंग होम रन है,
बेस रनर है, थ्रो है, परफेक्ट गेम है, स्ट्राइक है, पुट आउट है दोस्तों। ये सारा जो है बेसबॉल का है दोस्तों, ये शब्दावलियाँ थे। चलिए अगले दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया था दोस्तों। तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। जानते हैं कि यह जो पुरस्कार है दोस्तों, ये 1980 में इसको शुरुआत किया गया था दोस्तों। यह पुरस्कार जो है 1980 में शुरू किया गया था दोस्तों, और इसको जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जो है दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो यह थी तानसेन पुरस्कार के बारे में दोस्तों, जो कि 1980 में शुरू किया गया था दोस्तों। तो आज का यह डिस्कशन समाप्त होता है। आप लोग लाइक नहीं करते दोस्तों, एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि हमेशा हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए इतना सारा हम पीडीएफ मैंने बनाया, खुद से ही बनाया, टोटल नहीं देख पा रहे हैं कि इतना अच्छा पीडीएफ बनाना, इतना कम समय में बनाना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।